गुड इवनिंग बच्चों। आज आपके लिए जो क्लास 10th का होम साइंस का पेपर है, इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछने वाले ये क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्वेश्चन को देखिए और नोट डाउन कर लीजिएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये केवल आपकी 40 क्वेश्चन में यहाँ लेकर के आई हूँ, और 40 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आपसे उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और ये आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अति लघु, वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ काफी तैयार भी हो जाएगा। इसके बाद में आपके लिए अति लघु और लघु क्वेश्चन कहाँ से ज्यादातर आते हैं और पूछे जा सकते हैं, उतना ही तैयार कर लेंगे, तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये हमारा सर्वोत्तम पारिवारिक बजट यानी चैप्टर वाइज मैंने लिया है। चैप्टर जहां से आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, लगभग सारे चैप्टर यहाँ पे कवर कर रही हूँ। कुछ ही चैप्टर है जो आपके नहीं पूछे जाते हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। और इसके साथ ये लगभग क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज है। तो आइए देखते हैं सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट जो होता है ऐसा बजट जिसमें आय क्या होती है, आय ज्यादा हो और खर्च या व्यय कम हो, ऐसे बजट को ही हम सर्वोत्तम बजट कहते हैं। आपका अति लघु क्वेश्चन हुआ। अगर इसमें से कौन सा पूछे सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे है कि इसमें से सर्वोत्तम बजट कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन आपको बता दिया, और इसमें जो आंसर होगा ये आपका बचत का बजट हुआ, यानी इसमें आय ज्यादा और खर्च कम हो, उसी को ही सर्वोत्तम या बचत का बजट कहते हैं। और इसी का नाम क्वेश्चन आता है किसके बजट को हम आदर्श बजट के नाम से जानते हैं, तो बचत के बजट को ही आदर्श बजट कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया। अब यहाँ पे संतुलित बजट क्या होता है, एक ऐसा बजट जिसमें आय के बराबर व्यय हो, यानी जितना आय आया, जितना पैसा आया और उतना ही खर्च हो गया, वो हमारा क्या होता है, संतुलित बजट होता है। यानी आय के बराबर व्यय ही क्या है, संतुलित है। 5,000 मिला और 5,000 खर्च हो गया, ये यानी किसी से मैंने उधार नहीं लिया, जितना आया उतना खर्च कर दिया, ये संतुलित है, ये अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा कौन सा माना जाता है, बचत, यानी कुछ भविष्य के लिए भी बचा के रखते हैं, उसे ही बचत का बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आय व्यय का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है। तो आप बता सकते हैं कि बचत है कि बजट है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे टा शब्द जिसमें लगा हो, आपको शॉर्ट में बता रही, बजट टा है जिसमें, वही आय व्यय का लेखा जोखा रखना ही बजट कहलाता है। बचत मतलब जो भविष्य के लिए कुछ पैसे गुल्लक में या बैंक में रखते हैं, डाकखाने में रखते हैं, वो हमारा बचत होता है, ठीक है। और बजट जिसका हिसाब किताब रखते हैं, कितना हमारे पास पैसा आया, कितना गया, कहाँ खर्च किया, ये सब चीजों का हमने पूरा विवरण रखते हैं, उसी को ही बजट कहते हैं। एक लाइन में आपको लिखना हो अति लघु में, तो आराम से इसको यही डिफिनेशन लिख देंगे, पूरा हो जाएगा। किसान विकास पत्र योजना कहाँ पर खोला जाता है, कहाँ पर होता है, बैंक में कि डाकखाने में। तो इसका जो आंसर होगा डाकखाने में। क्या है, किस डाकखाने में किसान विकास पत्र योजना खोला जाता है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा भी गया है, आ भी सकता है। किसी यात्रा के अवसर पर प्रयोग आने वाला चेक क्या कहलाता है, यानी ऐसा चेक, यानी हम पैसा लेके ना जाए, कहीं सफर में टूर पे जा रहे हैं तो हम उस चेक का प्रयोग करेंगे, और उससे जिससे हम चोरी से बच सकते हैं, यानी कोई चुरा न ले पैसे को, इससे बचा जा सकता है, कहीं खो ना जाए, इससे बच सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, ट्रेवलर चेक। क्या है, ट्रेवलर चेक। ट्रेवलर मतलब ही होती है यात्रा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे लिखा है उपहार, यानी उपहार चेक कैसा होता है, एक ऐसा चेक जब किसी की शादी विवाह, किसी संस्कार में जाते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर हम चेक दे देते हैं, कौन सा, गिफ्ट चेक दे देते हैं, उपहार चेक दे देते हैं,
वो पूरा हो जाता है। ठीक है, क्रॉस चेक, सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है? क्वेश्चन आता है तो जिसको हम रेखांकित हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस चेक। याद रखना, ये भी क्वेश्चन है, सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है? वो आपका क्रॉस या रेखांकित चेक होता है। सबसे जो है, एक क्वेश्चन आपके है, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है? ये हमें कमेंट में आप लोग बताएंगे, तब जान जाएंगे आपने चैप्टर को अच्छे से अध्ययन किया है। ठीक है, और जिसने नहीं देखा है हमारे उसमें क्लास 10th में दिया गया है, वहां से भी जाकर के आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अब आता है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, 2015 में। नेक्स्ट है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले जानते हैं वैक्यूम क्लीनर होता क्या है। तो वैक्यूम क्लीनर एक आधुनिक यंत्र होता है जिससे दरी की यानी झाड़ने की, सफाई की, यानी घर की साफ सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर होता है, जिसमें उसको चलाते जाते हैं, उसकी जो गर्द होती है, धूल गर्द होती है, वो क्या होती है, साफ होती जाती है और उसमें सारे कूड़े इकट्ठे होते जाते हैं। इसी को ही वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। तो बर्तन की सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए, तो घर की सफाई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट का क्या अर्थ होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है। सजावट का अर्थ क्या होता है? पर्दे लगाना? नहीं। क्या है? घर को सुव्यवस्थित करना। सजावट का मतलब जो चीज जहाँ पे है उसको इस तरीके से सजाना, इस तरीके से रखना, सुव्यवस्थित तरीके से, जिससे देखने में वो आकर्षक लगे। इसी को ही सजावट कहते हैं, या अंग्रेजी में डेकोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसका एक फंडा होता है, याद कर लीजिएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मुख्य इकाई यानी ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो जब 1 किलोग्राम में आते हैं तो 1 लिखते हैं, डेका पे 10, हेक्टो पे 10, डेका पे 100 और ग्राम पे 1000। तो इसको हम जितने भी गिनती होती है उससे हम गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम है और जब ग्राम तक पहुंचेंगे कभी आपको इसको भी बता देंगे, अगर आपको होगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैम इसको समझा दीजिए, मैं आपको वहां पर समझा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 1000 ग्राम में होते हैं। कितना? 1000 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, लंबाई मापने की इकाई क्या होती है? लंबाई किससे मापते हैं? तो मीटर से नापते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिया है, सेंटीमीटर और मीटर, ग्राम और किलोग्राम। तो सेंटीमीटर और मीटर होता है, जिसमें क्या करते हैं, नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या नापने के लिए? लंबाई में कपड़े नापा जाता है, कोई दूरी किसी चीज का पता करते हैं। ठीक है, ये सब चीजों को नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। और जो छोटी होती है वो सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। तो इनका हम प्रयोग करते हैं लंबाई मापने के लिए। नेक्स्ट है, जल क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल क्या है? यौगिक होता है। जल यौगिक क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसीलिए यौगिक है। अगर मिश्रण है तो वायु क्या है? मिश्रण है, यानी कई गैसों का मिश्रण है। इसमें आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैसें होती हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। जबकि जल क्या है? ये एक यौगिक है। अब ये भी आएगा, जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र H2O, याद रखना, HO2 नहीं होता, लिखिएगा H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिला करके जल बनता है, इसलिए जल एक यौगिक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, कुएं का जल। देखिए सारे क्वेश्चन आपके अति लघु भी तैयार हो रहे हैं, साथ में आपके बहुविकल्पीय भी तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंपटीशन के बच्चे इसको आप कहीं ना कहीं आपके टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से आएंगे, क्योंकि आपका जो बेस हाई स्कूली बेस होता है, स्कूल इंटर से ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी की बुक से भी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो कुएं का जल शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, गंधक, लाल दवा, पोटेशियम। लगभग कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम देख करके आप टिक मत करिएगा, जब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट लिखा हो
तभी आप करेंगे, नहीं तो इसका दूसरा नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट का लाल दवा। क्या होता है? लाल दवा होता है, जिसको इसका सूत्र होता है KMNO4। KMNO4 होता है, तो याद रखिएगा। तो इसमें कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए लाल दवा का प्रयोग करते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट का या KMNO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब है जल प्राप्ति के स्रोत क्या है। देखिए, स्रोत शब्द आ जाए, इस स्रोत का मतलब क्या होता है। कभी बच्चे, क्योंकि हाई स्कूल का जो लेवल होता है काफी कम होता है, उनको कभी कभी शब्द भी नहीं समझ में आते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपके हैं जल का स्रोत। स्रोत मतलब हमें जल कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं सरल भाषा में साधन। तो जल का स्रोत या जल का साधन, यानी हमें जल कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आपका नदियों से मिलता है, समुद्र से मिलता है, वर्षा से मिलता है, या इनमें से सभी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो हमें हर नदियों से, कुओं से, समुद्र से, वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है। तो स्रोत या साधन दोनों शब्द एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आचमन विधि। आचमन विधि के द्वारा शुद्ध किए गए जल को क्या कहते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना होता है, इस तरीके से भी है कि जो आचमन विधि के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? आशुद्ध जल कहते हैं। याद रखना, क्या नाम है? आशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा जल द्वारा कौन सा रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल द्वारा कई होते हैं, ये आप याद रखना। जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। ठीक है, ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जल द्वारा इसमें से टाइफाइड होता है। टाइफाइड होता है जल के द्वारा। और अगर जो ये तपेदिक लिखा है, तपेदिक आपका वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये वायु के द्वारा होता है। और ये आपका जो तपेदिक होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, इसका और नाम क्या है? क्षय रोग है। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। क्षय रोग है, टीबी रोग है, और इसके साथ साथ राजक्षमा। 4 नाम इसके हैं, याद रखना। क्या क्या है? तपेदिक, राजक्षमा, क्षय या टीबी। चारों नाम किसी का है, एक ही रोग का नाम है। और एक क्वेश्चन आता है, मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है? तो टीबी यानी तपेदिक रोग को ही कहा जाता है, क्योंकि अगर पूरी मतलब कि इसका सही इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, क्योंकि फेफड़े को ही प्रभावित करता है। फेफड़ा खराब होता है तो सांस लेने में ही दिक्कत आने लगती है। इसमें खांसी होती है, और खांसी के साथ साथ कभी बलगम के साथ साथ खून भी यानी ब्लड भी खांसी आते समय निकलने लगते हैं। और ये इससे बहुत ही ज्यादा यानी थोड़ी दूरी पे ही, काफी दूर पे रहते हैं, तब भी इसकी बैक्टीरिया क्या प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसकी बैक्टीरिया का नाम पूछ सकता है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी, सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसका नाम है? ये तपेदिक का। अब आता है टाइफाइड। टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? यहाँ पे है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग में 6 नंबर में पूछ सकता है। टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है? टाइफाइड का लक्षण क्या होता है? इसका क्या उपचार होता है? ये सब भी आप टाइफाइड का याद कर लीजिएगा। और टीबी का ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा, पशुओं के गोबर से बनाया जाता है क्या? पेट्रोलियम या बायोगैस। तो हम क्या बनाते हैं? बायोगैस, यानी पशु के गोबर को इकट्ठा करके और उसी से बायोगैस, जिसको गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो बायोगैस, जिससे हम उससे जैसे चूल्हा जलता है, हमारा कुकिंग गैस जलती है, उसी तरीके से ये भी जलता है, बायोगैस भी। ठीक है, इसमें भी मीथेन की मात्रा की प्रचुरता होती है। अब फेफड़े के कैंसर फैलने का क्या कारण है? किससे फैलता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो जो ऑप्शन होगा ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से फेफड़ों के कैंसर फैलते हैं। किससे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाउड स्पीकर की आवाज से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? लाउड स्पीकर की आवाज से
किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। याद रखना, लाउड स्पीकर जो जलाया जाता है, जो डीजे बजता है, लाउड स्पीकर तेज तेज होता है तो यानी साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है, इससे कौन सा प्रदूषण होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। अगर गैसों की मात्रा एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होता है वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला। ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 मई मत लिख देना, लेकिन ये क्या है, ये सही इसका जो उत्तर होगा वो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जिससे हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक पेड़ को लगाएं। अब है पर्यावरण दिवस। ये संक्रामक रोग फैलते हैं। पहली बात जानते हैं संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग क्या है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के छुआछूत से, उसके संपर्क से हम रहते हैं, उससे ही संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग किससे किससे फैल सकता है? वायु के द्वारा, जल द्वारा, संपर्क के द्वारा। ठीक है, वायु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? अभी भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, जानते रहिए। वायु के द्वारा आपके चेचक हुआ, डिप्थीरिया हुआ, काली खांसी हुई, खसरा हुआ, ये आपके क्या है? ये वायु की द्वारा फैलते हैं, याद रखना। और जल द्वारा भी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, टाइफाइड ही, इसके साथ साथ हैजा, पेचिस, ये आपके क्या है? ये आपके जल के द्वारा होने वाले रोग हैं। 2-3 याद रखेंगे तो वही चीजें आपके माइंड में रहेगा और टिक कर सकते हैं, एक नंबर में आए तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब है BCG का टीका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। BCG का टीका किस रोग के लिए लगता है? तो BCG का टीका टीबी रोग के लिए लगता है। किसके लिए? टीबी। किसको लगता है? जो जन्म लिया बच्चा होता है उसको सबसे पहला कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का। किसके लिए? टिटनेस के रोग के लिए। कब लगता है? सॉरी, टीबी के लिए। और ये कब तक लगता है? जन्म से केवल 1 महीने तक। जब जन्म लिया तब लग जाए, नहीं तो नहीं लग पाए उस टाइम, 1 महीने के अंदर अंदर लगवा लेना चाहिए, जिससे बच्चे को टीबी ना हो। तो टीबी रोग के बचाव के लिए BCG का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है। ठीक है, अब टिट बैग या ATS का इंजेक्शन किसको लगाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ATS जिसको एंटी टिटनेस सीरम भी कहते हैं, और इसी का नाम है टिट बैग। तो टिट बैग टिटनेस रोग के लिए लगाया जाता है, याद रखना। टिटनेस या हैजा, तो टिटनेस रोग के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षय रोग के जीवाणु का नाम क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया ही, देखिए यहाँ पे तपेदिक मैंने लिखा है और यहाँ पे इसका नाम क्षय लिया है। ठीक है, क्षय रोग भी वही नाम है। तो क्षय रोग के जीवाणु का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। सिलाई किट क्या होता है? तो सिलाई किट ये आपका एक थैला होता है, कि ये चैन होता है, कि एक स्वेटर होता है, या चाक होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? एक थैला होता है जिसमें आपके सिलाई से संबंधित सामग्री रखते हैं, उसे ही सिलाई किट कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सिलाई किट किसे कहते हैं? तो सिलाई से संबंधित जो उपकरण इसमें रखे जाते हैं उसे ही सिलाई किट कहते हैं। एक बैग या एक थैला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़े पर निशान लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो मिल्टन चॉक या मिल्टन क्लॉथ। तो अगर मिल्टन चॉक से हम निशान लगाते हैं, अगर अगर मिल्टन क्लॉथ क्या होता है? तो जिस पे रख करके हम कपड़े को काटते हैं वो हमारा मिल्टन क्लॉथ होता है, याद रखिएगा। मेज पे बिछाते हैं तब कपड़े को काटते हैं। पेटीकोट की लंबाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेटीकोट की लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। कितना? 90 सेंटीमीटर। घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? तो समय, श्रम, धन तीनों की बचत होती है, जिससे हमारे पैसे बच जाते हैं, समय बच जाते हैं, और हमारा कपड़ा भी कम कपड़े में हम काम चला सकते हैं, यानी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे की छूट रहा है कि सिलाई किट में क्या चीज नहीं रखा जाता है? तो सिलाई किट में सिलाई मशीन और इसके साथ साथ बड़ी कैंची उसमें नहीं रखा जाता है, याद रखना। ठीक है, और सिलाई किट में क्या क्या रखा जाता है? जितनी चीजें सिलाई में यूज की जाती है, 2 चीजों को छोड़ करके सारी चीजें उसमें लिखिएगा। कभी कभी इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब एक घर पर यू आकार के रसोई घर में कितनी दीवारें होती हैं?
तो ये देखिए यू आकार में कितनी दीवारें होती है, 3 दीवारें होती है यू आकार में। तो एक तरफ भोजन बनाते हैं, एक तरफ जो है सामान को रखते हैं, एक तरफ भोजन को निकालते हैं यानी सर्व करते हैं। तो 3 दीवार होती है जो अच्छी मानी जाती है। तो यू आकार में कितने होते हैं, तो देखिए यू आकार में 3 दीवार होती है। ठीक है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, यानी क्या चीज खाते हैं जो हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। किसमें किसमें पाया जाता है, तो मीठी चीज यानी गुड़ और चीनी, प्लस और क्या खाते हैं हम लोग, अनाज, इसमें हमारा चावल, गेहूं, इसका जो आटा जिसको रोटी बनाते हैं, ये सब चीजों में क्या होता है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। तो क्या क्या बताएंगे, गुड़ और चीनी या शक्कर, इसके साथ साथ ये आपके अनाज जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, और जो वसा होता है वो भी ऊर्जा ही देता है। किससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्वेश्चन आ सकता है मान लीजिए, तो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी यानी 4.1 किलो कैलोरी होती है। ऊर्जा की नापने की इकाई याद रखना कैलोरी होती है। ठीक है, तो ये आपका 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि हम 1 ग्राम वसा खाते हैं तो 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो किसमें ज्यादा मिला, वसा में मिला। कौन देर में पचता है, आपको पता ही, वसा तेलीय चीज होती है, वो देर में पचती है। तो वसा जो है हमारी देर में पचती है, ऊर्जा मिलती है ज्यादा लेकिन पचती है देर में। और जल्दी ऊर्जा कौन देता है, जैसे हम ग्लूकोन डी घोल के पी लेते हैं तो हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो जल्दी ऊर्जा पाने के लिए हम क्या करते हैं, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और देर में पचने वाला वसा होता है, जैसे घी, तेल, मक्खन। ठीक है, ये सब क्या है, ये वसा की चीजें होती हैं। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा किसमें है, आंवले में। किसमें है, आंवले में पाया जाता है, याद रखना। और विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन डी किसमें मिलता है, सब्जी में कि सूर्य की रोशनी में, सूरज की रोशनी में मिलता है। सूरज की रोशनी में सुबह होते 1 घंटे अगर बैठ लिया जाए यानी 8 बजे के पहले पहले, तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है, वो भी निःशुल्क या फ्री में मिल जाती है। ठीक है, अब आता है लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए, तो आम का पना देना चाहिए, ग्लूकोन डी देना चाहिए, नींबू चीनी पानी का शरबत देना चाहिए, तरल चीजें देना चाहिए जिससे उसकी जो गर्मी है वो कम हो सके। ठीक है, अब आता है, देखो लू मतलब जो गर्मियों में हवा चलती है ना, खूब तेज गरम गरम हो, उसी को लू कहते हैं। और जिसको हो जाती है उसको उल्टी दस्त शुरू हो जाता है, तो उसी को लू कहते हैं। तो लू लगने पे हमें ठंडी चीजें या तरल चीजें देनी चाहिए। अब एक कपाल में कितनी, यानी ये पूरा है, एक कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, ये 8 हड्डियां होती हैं। अगर ये पूरा सिर पूछे तो 22 हड्डियां होती हैं। केवल कपाल पूछे तो इसमें केवल 8 हड्डियां होती हैं। याद रखना, चेहरे की पूछे अगर, चेहरे का मतलब इतने भाग में पूछे तो यहाँ पे 14 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कपाल में कितनी हड्डियां, 8, और चेहरे में 14। अगर पूरा सिर का पूछे तो दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, पूरा सिर पूछे तो 22 हड्डियां होती हैं। बच्चों के मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बच्चों की मेरुदंड का मतलब जो हमारे पीठी की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, तो ये हमारी, इसी को मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चों में 33 होती है। अगर बड़ों में पूछा जाए हम लोगों में कितनी होती है, तो 26 होती है। धीरे धीरे क्या होती हैं, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है वैसे वो क्या होती हैं, वो जो हड्डियां होती हैं जुड़ती जाती हैं। तो लास्ट में कितनी रह जाती हैं, 26। बच्चों में 33 पाई जाती है और बड़ों में 26 पाई जाती है, याद रखना है भी। अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं, जब हड्डियां हमारी एक जगह हो और किसी कारणवश झटके से, एक्सीडेंट से टूट जाती हैं, उसी को ही अस्थि भंग या अस्थि टूट कहते हैं। याद रखना, अस्थि भंग या अस्थि टूट कहते हैं। रक्त को कौन सी गैस शुद्ध करती है, तो ऑक्सीजन है जो शुद्ध करती है। कहां पर शुद्ध होता है रक्त, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ रक्त शुद्ध होता है, फेफड़े में। कहाँ होता है रक्त, फेफड़े में होता है। पूरे बॉडी में रक्त कौन पहुंचाता है, पूरी बॉडी में रक्त हमारा हृदय, यानी ये हमारा जो हृदय है, दिल है, वो पहुंचाने का काम करती है। और जो हमारा रक्त होता है उसको छानने का काम कौन करता है, किडनी करती है।
देखिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनना है, याद रखिएगा। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़े में। और ये जो हमारे रक्त होते हैं छानता कौन है? किडनी यानी गुर्दा। और पूरी बॉडी में रक्त कौन पहुंचाता है? पूरी बॉडी में रक्त हमारा हृदय पहुंचाता है, जो अशुद्ध रक्त को लेता है और उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े को भेजता है। शुद्ध होकर के जब फिर हृदय में आता है, फिर ये पूरी बॉडी को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपका कई बार आया, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। तो देखिए शेफर्ड, सिल्वेस्टर और लाबोर्ड। शेफर्ड, सिल्वेस्टर, लाबोर्ड ये क्या है? ये कृत्रिम श्वसन है। देखिए एक प्राकृतिक श्वसन होता है, जैसे हमारी ना सांस चल रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सांस जा रही है, आ रही है, जा रही आ रही है, ये प्राकृतिक हुआ। कृत्रिम क्या है? जब किसी कारणवश से कोई दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति डूब गया हो, मूर्छित हो गया, तो उसकी सांस नहीं चलती है, तो उसकी सांस देने के लिए जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको दिलाई जाती है, उसे ही कृत्रिम श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। क्या क्या है? शेफर्स, सिल्वेस्टर और लाबोर्ड, भी मैंने पढ़ाया हुआ है। शेफर्स किस व्यक्ति को देते हैं? डूबे व्यक्ति को देते हैं। सिल्वेस्टर किस व्यक्ति को देते हैं? जो व्यक्ति मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया है, उसको देने के लिए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। लाबोर्ड विधि जब किसी व्यक्ति की छाती की हड्डी टूट जाती है, पसली टूट जाती है, तो उसको लाबोर्ड विधि के द्वारा उसको दिया जाता है। इसको डिटेल पढ़ना है, मैंने वीडियो डाला हुआ, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो है, जिससे मैंने 40 तो लिखा हुआ है, इसके साथ साथ लगभग आपके 60-70 क्वेश्चंस और भी हो गए होंगे। तो इतना आपने अगर अच्छे से पढ़ा है चैप्टर वाइज, तो ये आपको एकदम आसान लगेगा, बहुत ही जल्दी आप इसको कवर कर लेंगे और 20 क्वेश्चन आपके गलत तो होंगे ही नहीं, साथ में आपके जो अति लघु क्वेश्चन है वो भी गलत नहीं होंगे, यदि चैप्टर वाइज चीजों को आपने पढ़ा है। अब है बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, इसके साथ कड़ी मेहनत प्लस रिवीजन करते रहिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आपने पढ़ लिया साल भर, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, तो फिर वो चीजें दिमाग से मिस होती जाती हैं, हटती जाती हैं। इसीलिए इस टाइम केवल आपको रिवीजन करना है। तो हमारे आशीर्वाद आपके साथ है, और भी आपके लिए अति लघु क्वेश्चन लाएंगे। जितने हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, नीचे कमेंट में जरूर डाल दीजिए, मैं हाई स्कूल के हूँ, जिससे हमें पता लगे कि आप लोग हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं जो देखते हैं वीडियो को। और जो हमारे कंपटीशन के बच्चे, वहां पर जरूर अब की बार डालेंगे, ये हम कंपटीशन के हैं या हम क्लास 10th के हैं, जिससे हम अनुमान लग सके हमारे कौन से बच्चे जो है देख रहे हैं इसको, जिससे हिसाब से हम चीज़ों को डाल सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार होता है, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले आपको वीडियो देने के लिए। धन्यवाद।